हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक विज्ञान का लेसन 4 करेंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। बेटा, हमने किया कि किस प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ या विश्व की महाशक्ति बनने के लिए ये दोनों की दोनों महाशक्तियों ने क्या क्या किया, कैसे अपनी शक्ति का प्रसार किया। अब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम पढ़ेंगे जो अन्य देश थे, इनके अलावा उन्होंने अपनी शक्ति का प्रसार करने के लिए या अपनी आर्थिक कंडीशन को बेटर करने के लिए क्या अन्य तरीके अपनाए। खासकर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूरोप के देशों के बारे में, एशिया के देशों के बारे में, क्योंकि बेटा देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो यूरोप के बहुत सारे देश थे, ज़्यादातर देशों को सैन्य गठबंधन के द्वारा, जैसे कि नाटो जो सैन्य संगठन था अमेरिका का, उसने जो पश्चिमी यूरोप है उसके बहुत सारे देशों को अपने साथ मिला लिया था, जबकि पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों को जो सोवियत संघ है उसने अपनी तरफ मिला लिया था। फिर हमने लेसन जो 2 था उसमें सोवियत संघ के विघटन में के बारे में पढ़ा था कि जो सोवियत संघ के साथ जो गणराज्य थे वो मिले हुए थे, वो उससे अलग हो गए थे। तो बेटा अब क्या आ गया था कि अब जो यूरोप के बहुत सारे देश, ऐसे ही एशिया में संगठन बनाया था अमेरिका ने, एशिया सैन्य समझौतों के द्वारा एशिया के देशों को अपने साथ किया था। तो एशिया के बहुत सारे देश और यूरोप के जो ज़्यादातर देश थे, उन्होंने अपना आर्थिक विकास करने के लिए अन्य सत्ता का कोई केंद्र ढूंढने लगे कि हम क्या करें जिससे हमारी जो शक्ति है उसका प्रसार हो, हमारा आर्थिक विकास हो। तो इसी से रिलेटेड हमारे 2 संघ हैं। एक तो है बेटा यूरोपीय संघ, और जो यूरोप के देशों से रिलेटेड था, एक है हमारा आसियान। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं 2 संघों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम एक तरह से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या अन्य ऑप्शनल जो रास्ता था वो अपनाया था, उनके बारे में पढ़ेंगे। बेटा फर्स्ट जो आज का हमारी वीडियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये जो संघ है ये यूरोप के देशों ने बनाया है। बेटा क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के जो नेता यूरोप को लेकर बहुत ही कंफ्यूज थे। उन्हें वो ये सोच रहे थे कि जिन देशों के साथ उनकी दुश्मनी है, क्या वो उस दुश्मनी को कायम रखें या उनके साथ मित्रता करके अपने संबंधों को नए सिरे से कायम करें। क्योंकि बेटा ये है, उनका एक तरह से आर्थिक शोषण तो बहुत ज़्यादा हो गया था। अब अगर जिनके साथ शत्रुता, उनके साथ शत्रुता रखेंगे, एक बेटा युद्ध वगैरह से तो हानि दोनों ही पक्षों को होती है। तो ये सभी देखते हुए तो उन्होंने जो महत्व दिया वो अपने आर्थिक विकास की तरफ दिया, जिसमें मतलब कि इन देशों, यूरोप के देशों की वैसे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में या मजबूत बनाने में अमेरिका ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अमेरिका ने इनकी क्या की थी? अमेरिका ने इनकी मदद की थी बेटा काफ़ी, ताकि ये जो अपने आर्थिक विकास कर सके अच्छे से, जिसको एक तरह से अमेरिका ने जो योगदान दिया था, इस योगदान को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका ने सहयोग किया था। दूसरा बेटा ये था कि एकदम यूरोपीय संघ की स्थापना नहीं हुई, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ चेंज होते रहे यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास के लिए, और उसी के साथ उसी की नींव पर यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। जैसे कि हमारा 1948 है, 1948 में यूरोपीय देशों का आर्थिक विकास करने के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संघ की स्थापना की गई। सहयोग संघ की स्थापना की गई। फिर बेटा थर्ड पॉइंट हम ये कहेंगे कि 1949 में यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी का गठन किया गया। सॉरी बेटा, ये 1957 में किया गया था।
1957 में। और हमारा 1940 जो 9 है उसमें किया गया था यूरोपीय परिषद राजनीति सहयोग की स्थापना। अब ये देखो बेटा, और 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना। अब देखो बेटा, हम इनको देखकर बता सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सभी हमारे आर्थिक विकास से रिलेटेड उन्होंने शुरुआत की थी, वहाँ पर संघ बनाए थे। जैसे 48 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संघ बना दिया, 49 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग की स्थापना कर दी, 1957 में यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी की स्थापना कर दी। ये सारे हमारे आर्थिक विकास से रिलेटेड थे, जो यूरोप के देश थे जिनकी आर्थिक कंडीशन खराब थी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। और यूरोपीय संघ का मतलब कि जो यूरोपीय संघ के स्वरूप में समान विदेशी निवेश, सुरक्षा नीति, आंतरिक विषयों तथा न्याय संबंधी मामलों पर सहयोग के ऊपर जोर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जितने भी देश यूरोपीय संघ के अंतर्गत शामिल थे उनकी सेम सुरक्षा नीति थी कि भाई अगर उनके ऊपर कोई आक्रमण करता है और कुछ करता है तो वो मिलकर वो सारे देश उसका सामना करेंगे। उनके जो आंतरिक मामले हैं तथा उनके न्याय संबंधी मामले हैं उनके ऊपर वो मिलकर विचार विमर्श करेंगे। तो 6th हमारा पॉइंट हुआ उनकी जो सुरक्षा नीति थी, सुरक्षा नीति, आंतरिक विषयों और न्याय संबंधी मामलों पर सहयोग करते थे। 7 पॉइंट हम ये कहेंगे कि बेटा जो यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल थे उन्होंने अपना अलग से झंडा बनाया, अपना उनका अलग से राष्ट्रीय गान था, स्थापना दिवस और अलग से उनकी मुद्रा थी। वो जो संघ था उसने अपना सब कुछ अलग से किया। उसके अलावा उनकी जो विदेश नीति थी वो साझी थी, साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति। बेटा लेकिन यूरोपीय संघ के बारे में अगर हम एक बात कहें तो यूरोपीय संघ में कोई भी देश आसियान और यूरोपीय संघ में थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि जो यूरोपीय संघ है उसमें जितने भी देश शामिल थे वो अपनी मर्जी से किसी और के साथ कोई भी व्यापार वगैरह या कोई भी जो संबंध है वो नहीं बना सकते थे। हाँ, एक पॉइंट हम और ये कहें कि उन्होंने अपना एक जैसे उन्होंने अलग झंडा बनाया, अलग गान बनाया, अलग स्थापना दिवस बनाया, ऐसे उन्होंने अपना अलग से एक संविधान बनाने की भी सोची, लेकिन वो मतलब कि संविधान बनाने में सफल नहीं हो सके। और इसने आर्थिक, राजनीतिक और अपना सैन्य प्रभाव चारों तरफ दिखाने की कोशिश की। बहुत ही ज़्यादा अपने संघ को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, मिलकर ये सारे काम करते थे। ये इससे पता चलता है कि बेटा 2005 में उसका जो सकल घरेलू उत्पाद इस जो संघ का था वो 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा, जो अमेरिका से कहीं ज़्यादा था। देखो बेटा कितने कम समय में इन्होंने कितना विकास किया। इससे पता चलता है कि उस टाइम का ये एक बहुत ही मजबूत संघ था। और बेटा विश्व बाजार में भी जो इसकी भागीदारी थी वो भी बहुत अच्छी थी। विश्व बाजार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना थी, अमेरिका से 3 गुना। बेटा अब क्या होने लगा कि अब जो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां थी
वो भी अमेरिका के सामने थोड़ी वो भी थोड़े से मतलब कि इन यूरोपीय देशों या इस संघ के सामने हिचकिचाने लगी, क्योंकि ये सभी के साथ व्यापारिक संबंध बना रहा था और सभी को अपना विकास करने के लिए मतलब कि एक दूसरे के साथ अच्छे जो रिलेशन है वो रखने थे। इस वजह से उस टाइम के अमेरिका या रूस जैसी महाशक्ति भी है वो भी यूरोपीय संघ से अच्छे संबंध बनाए हुए थे। बेटा इसने इसकी एक जो सबसे और भी मेन पॉइंट है कि उस टाइम पे सुरक्षा परिषद के बारे में मैं बताती हूँ बेटा, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसे कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उसका एक पार्ट है। सुरक्षा परिषद में आपने देखो विटो के बारे में पता होगा कि 5 देशों को यूएनओ में विटो पावर प्राप्त है, वो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत। तो वो विटो प्राप्त है जिन देशों को, उनको हम कहते हैं वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। उसके अलावा बहुत सारे अस्थायी सदस्य भी हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं बेटा सुरक्षा परिषद के। तो जिसमें से जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें से ब्रिटेन और फ्रांस वो यूएनओ के क्या है, स्थायी सदस्य। उसके अलावा कई इसके अस्थायी सदस्य भी हैं जो इसकी शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाता है कि विश्व में जिन 5 शक्तियों को वीटो पावर प्राप्त है उनमें से 2 और यूरोपीय संघ के साथ शामिल है। उसके अलावा इसकी विश्व में दूसरी सबसे बड़ी सेना थी, दूसरी सबसे बड़ी सेना। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि जो इसका ब्रिटेन और फ्रांस है, यही 2 स्थायी देश हैं, इनके पास परमाणु हथियार हैं और ये कहें इनके परमाणु हथियारों की जो संख्या वो तकरीबन बेटा 550 से भी ज़्यादा है। अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में भी इसका अमेरिका के बाद द्वितीय स्थान है। बेटा अगर हम यूरोपीय संघ का वर्णन करते हैं तो यूरोपीय संघ में हम उसके झंडे के बारे में ही बता देते हैं। आपकी बुक में यूरोपीय संघ के जो झंडा है उसकी पिक्चर दे रखी है बेटा। उसके ऊपर जो झंडा है सोने के रंग के सितारे बने हुए हैं, 12 सितारे हैं और उसके 12 सितारों के चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है। जो सर्कल है वो एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, जबकि जो 12 सितारे हैं वहाँ पर पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है 12 को। तो हम इसके झंडे का भी वर्णन इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये यूरोपीय संघ जिसके बारे में बताया कि इसने कितनी जल्दी अपनी शक्ति का विकास किया और बहुत सारे देशों को अपने अंदर सम्मिलित किया विकास करने के लिए। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए कि जो यूरोपीय संघ था, यूरोपीय देशों ने अपना आर्थिक विकास करने के लिए मतलब कि एक संघ बनाया था, जिसमें अमेरिका ने भी काफ़ी मदद की थी यूरोपीय देशों का आर्थिक विकास करने के लिए, जिसको मार्श योजना का नाम दिया जाता है। यूरोप का ने जो यूरोपीय संघ की स्थापना की थी वो स्टेप बाय स्टेप हुई थी कि जैसे 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संघ की स्थापना हुई, 49 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग की स्थापना हुई, 57 में इकोनॉमिक कम्युनिटी की, जबकि 1992 में उसके बाद इसकी स्थापना हुई। इसने अपनी अलग से स्वतंत्र विदेश नीति, आंतरिक जो मामले थे या न्याय संबंधी मामले हैं उसमें ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, अपना मिलकर ये काम करते थे। इनका अलग से अपना झंडा, गान और अलग से इनकी मतलब कि मुद्रा इन्होंने अपनी तय की कि हमारी ये मुद्रा होगी। और धीरे धीरे विकास करते हुए 2005 तक ऐसा हुआ कि इनका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर, जो अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा था, हो गया। इसके जो 2 देश हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, वो यूएनओ की स्थायी सदस्यता उनको प्राप्त है। उसके अलावा कई देशों को यूएनओ की अस्थायी सदस्यता भी प्राप्त है, जो इसकी शक्ति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के बाद बहुत सारे परमाणु हथियार भी हैं, कम से कम तकरीबन 550 के आसपास, जो भी इसकी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाता है। उसके अलावा हम ये कहें कि सैन्य के मामले में भी अमेरिका के बाद इसका दूसरा स्थान है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में भी अमेरिका के बाद इसका विश्व में दूसरा स्थान है। इसका झंडा है जो इसकी समग्रता व एकता को दर्शाता है। तो ये सारी बातें जो यूरोपीय संघ है उसके बारे में आपकी क्लियर हो गई है। हमारा टॉपिक आज का यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू बेटा।